हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 तक मैं वैसे भी कर चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन 7 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7 न्यूमेरिकल है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं जो सीखने को आपको मिलेंगी। मैंने कल कंप्लीट सिलेबस डाला है अपने चैनल पे, तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और एक बार चेक कर लो डिस्क्रिप्शन को, ताकि आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस है MU 11th एंट्रेंस का, तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा जाकर के, ठीक है। हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में सिखाता चलूँगा। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि इन क्वेश्चंस के सोर्स क्या हैं। सोर्स क्या है इन क्वेश्चन के, मतलब कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर खास करके जो NCERT क्वेश्चन होगा मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, NCERT के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन नहीं है। द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर इज 1 किलोग्राम। द मास ऑफ द बकेट व्हेन इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 विल बी। आप सबको अच्छी तरह से दिख गया होगा कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। और रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है क्लास 9th में ही है, ठीक है। तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, ओके, फ्लोटेशन का क्वेश्चन है। आपको कभी भी मैंने बता रखा है, हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ मैं, तो न्यूमेरिकल को करने का सबसे पहला तरीका ये है कि न्यूमेरिकल को पहले तो अच्छे से पढ़ो, और एक बार पढ़ के उसके बाद क्या करो, उसके बाद इसके डेटा कलेक्ट करो। डेटा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो वो कलेक्ट कर लीजिए। तो साफ साफ दिख रहा है, मास ऑफ द एम्प्टी बकेट ऑफ द कैपेसिटी 10 लीटर, 10 लीटर यानी कि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम 10 लीटर हो गया, ठीक है। एंड मास है 1 kg। ये किसका है? एम्प्टी बकेट का। तो एम्प्टी बकेट का मास और द मास ऑफ द बकेट, और बकेट अगर लिक्विड भर देते हो उसमें, एक लिक्विड को भरने के बाद बकेट का जो मास, बकेट की जो रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि जब किसी खाली बकेट में किसी लिक्विड को भरते हैं, जिस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 0.8, तो बता रहा है कि लिक्विड को भरने के बाद बाल्टी का मास कितना होगा, बकेट का मास कितना होगा। तो चलिए डेटा कलेक्ट करते हैं। मैं इसको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ, सॉल्व कर। आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ और ये हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है। क्या गिवन है? मास ऑफ एम्प्टी बकेट। तो मास ऑफ एम्प्टी बकेट भी लिख देता हूँ ताकि पता चल जाएगा। मास ऑफ एम्प्टी बकेट है कितना है? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। और जिसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितना वॉल्यूम इसमें आ सकता है, वो है कितना? 10 लीटर, 10 लीटर। अच्छा, 10 लीटर को हम चाहे तो यहाँ पर ना मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई करके आप 10 का -3 से, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 3 लीटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। या 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ऑलरेडी लीटर में था, हमें मीटर क्यूब में जाना था, तो 10 की पावर 3 से क्या ना डिवाइड करना पड़ेगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन का इस्तेमाल, इसको याद रखिएगा, आगे काफ़ी काम आने वाला है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, वॉल्यूम हमारा आ गया है, ठीक है सर। और क्या गिवन है? द मास ऑफ बकेट व्हेन इट इज, ये पूछा जा रहा है आपसे, मास ऑफ बकेट क्या होगा? व्हेन, कब? जब इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड, जब इस बाल्टी को किसी लिक्विड से पूरी तरह से भर दिया जाता है, और जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, यानी कि जिस लिक्विड को डाला गया है उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 0.8 है। चलिए, तो ये डेटा है हमारा, और हमें मास। अब देखो, कभी भी जब डेटा कलेक्ट करते हैं ना, देखो ये सारा काम आपको बहुत फास्ट करना होगा वहाँ पे, राइट। तो इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर मैनुअली बता देता हूँ, बाकी आपको ये सारा काम बहुत फास्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत जल्दी कर लोगे आप। साफ साफ दिख रहा है, अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है तो ऑब्वियसली हम फॉर्मूला लगाएंगे। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ, जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे। फॉर्मूला जो मैं लगाने वाला हूँ बच्चों, वो लगाने वाला हूँ रिलेटिव डेंसिटी। ये किसके लिए लगाने वाला हूँ मैं? ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? जाहिर सी बात है बकेट विद लिक्विड। तो हमने लगाया यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे लिक्विड है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप मुझे ध्यान से बताइए कि हमारे पास कहीं पर भी सब्सटेंस की डेंसिटी नहीं है, क्योंकि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाए तो सब्सटेंस का वॉल्यूम मास निकाल लेंगे, और जैसे सब्सटेंस का मास निकाल लेंगे हम, बाल्टी का जो मास 1 kg उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल मास बकेट विद फ्लूइड का मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई रिलेटिव डेंसिटी गिवन है लिक्विड की, अगर मैं लिक्विड की एक्चुअल डेंसिटी निकाल लूँ तो मैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूले से मैं मास निकाल लूंगा डेंसिटी की, और जैसे ही मैं डेंसिटी का जो सब्सटेंस है उसका मास निकल जाएगा, तो उस लिक्विड के मास को बाल्टी के मास यानी बकेट के मास यानी 1 kg में ऐड करके फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डेंसिटी, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताएगा मुझे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि कितना होता है पता है आपको, 10 की पावर 3। आपको बता दूं वाटर की डेंसिटी चाहे गिवन हो या नहीं हो, आप 1000 ले सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.8 इनटू में 1000 वाटर की डेंसिटी आ गई। कितना आंसर आएगा बताना, जाहिर सी बात है 0.8 का मल्टीप्लाई अगर आप 1000 से करते हो तो 1000 से करने पे लगभग 800 के आसपास आंसर आएगा। तो ये 800 केजी पर मीटर क्यूब इसका आंसर आया हमारा 1800। ये डेंसिटी आ गया। अब आपको पता है डेंसिटी पता हो गया तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू अब ये फॉर्मूला मैं किसके लिए लगा रहा हूँ, ये भी उसी लिक्विड के लिए है, ध्यान रखना, मास बाई वॉल्यूम। अब बताइए यहाँ से मास फाइंड करना है आपको, तो मास फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। सर डेंसिटी कितनी है सब्सटेंस की, हमने निकाल रखा है 800 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 800 इंटू वॉल्यूम कितनी है भाई, तो वॉल्यूम दे रखी है इसके अंदर, कितनी वॉल्यूम है देखो 10। वॉल्यूम हमने निकाल लिया था पहले ही, कितना है 10 इंटू 10 की पावर -3, जो लिक्विड का वॉल्यूम जितना बाल्टी में आ सकता है। तो 10 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। चलिए सर अब क्या होगा बताना ज़रा बच्चों, यहाँ पे ये आ गया 800 इंटू 10, तो कितनी है 800 इंटू में 10 कितना हो जाएगा 8000। 8000 को मैं 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 10 की पावर -3 ऑलरेडी यहाँ पे, 10 की पावर 3 10 की पावर माइनस, देखो ना 8 पे 2 जीरो है और 8 पे ये 1 पे 1 जीरो है, तो इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। पहले पहले मैंने क्या करा 800 का, देखो ध्यान से, पहले मैंने क्या करा कैलकुलेशन समझो, पहले मैंने 800 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 आया। उस 8000 को हम चाहे तो लिख सकते हैं ना 8 इंटू 10 की पावर 3, एक ही बात है, तो हमने इसको लिख दिया 8 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आंसर 8। ठीक, अच्छा उसके बाद ये तो 8 आ गया लिक्विड का, है ना, किसका आया ये लिक्विड का मास आया। लेकिन सर कंप्लीट मास विद बाल्टी पूछ रहा है बकेट के साथ, तो बकेट का मास है 1 kg, तो ये आ जाएगा 9, यानी टोटल आंसर आ जाएगा 9 kg। ऑप्शन चेक कर लो, टोटल आंसर 9 kg होना, ऑप्शन चेक किया मैंने 9 kg, इसमें टोटल आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से तो आपको ये चीज़ बहुत शार्पली करना है, बहुत तेजी में करना है, आपको अलग से पूरा फॉर्मूला ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में फॉर्मूला लगाना है और बस वैल्यूज पुट करके आंसर लाना है। समझ आई बात, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 336 मीटर पर सेकंड, एयर में साउंड की स्पीड इतनी है, देन हाउ फार डज साउंड ट्रैवल इन एयर विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 560 हर्ट्ज मेक्स 35। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 336 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी, हम लोग पता है स्पीड को ना वेलोसिटी भी कह देते हैं साउंड के केस में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है बच्चों 336 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा अब क्या कह रहा है, देन हाउ फार डज साउंड ट्रैवल, हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि साउंड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। चलिए डिस्टेंस फाइंड करना है। और क्या कह रहा है, ट्रैवल इन एयर व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है बच्चों न्यू, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है 560 हर्ट्ज, 560 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी का सिंबल। मेक्स 30 वाइब्रेशन, टोटल वाइब्रेशन कितनी है, टोटल वाइब्रेशन कितनी है, टोटल वाइब्रेशन है 30। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर क्या हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना। बच्चों एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा आपने, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, ये तो होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है 336, बट टाइम नहीं है सर हमारे पास भाई, 30 वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा। पहले काम करते हैं ना, एक वाइब्रेशन का टाइम निकाल लेते हैं, जिसको आप टाइम पीरियड भी कहते हो शायद, है ना, एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, तो पहले टाइम पीरियड निकाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आसानी के साथ, पहले टाइम पीरियड आ जाएगा, तो टाइम पीरियड बराबर होगा 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 560, तो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 560 रख करके हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी 560 है, जैसे डिवाइड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है इतना सेकंड, लेकिन हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम ये एक वाइब्रेशन का टाइम है, पता है बच्चों, टोटल 30 वाइब्रेशन है, तो 30 वाइब्रेशन में जो टोटल टाइम आएगा, 30 वाइब्रेशन में जो टोटल टाइम आएगा वो कितना आएगा बताना, 30 मल्टीप्लाइड बाई 1/560, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अगर 3 से कट सकता है, 3 1 से 3, 3 नहीं कटेगा, तो सीधा 3/56। ठीक है, ये 3/56 क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। अब हम बात करते हैं सर डिस्टेंस, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है 336, ठीक है, इनटू में टाइम कितना है 3 अपॉन में 56, कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कटेगा क्या 2 से और कट सकता है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 14 जा 28, ठीक है, फिर तो ये आ जाएगा 14 से डायरेक्ट 84 कट जाएगा। ठीक है, 14 6 जा, ठीक है, फिर 6 3 जा 18, यानी कि कितना आ गया 18 मीटर, इसका आंसर आ गया। आपको ऑप्शन में देखो 18 मीटर है कि नहीं, ऑप्शन में साफ साफ आपको 18 मीटर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट इन स्टील, कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम, मूव फास्टर देन लाइट
वेव आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव एक्चुअली कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम वाला करेक्ट हो जाएगा, वैक्यूम में ट्रैवल। तो और नाइन्थ का क्वेश्चन, नाइन्थ का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 40 वॉट 200 वोल्ट इज यूज्ड इन अ सर्किट ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज 100 वोल्ट, नाउ इट्स पावर विल बी। भाई पावर पूछ रहा है, सीधा सीधा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं क्या? देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें मार्क्ड है, पावर की दे रखा है 40 वॉट पावर है, ठीक है, जो कि कितने वोल्ट पे काम कर रहा है? 200 वोल्ट पे काम कर रहा है। अब पूछ रहा है कि अगर इसी वोल्टेज को कम करके 100 वोल्ट कर दिया जाए तो बताइए पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, पावर यूज्ड कितना होगा। जाहिर सी बात है आपको पीवी दे रखा है यहाँ पे। जब जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने हमेशा कहा है जब पीवी दे रखा है तो यहाँ से आर पहले फाइंड कर लो इसकी मदद से, और जैसे ही आर फाइंड हो जाए इस आर की मदद से, अब पावर फाइंड करना है तो पहले आर फाइंड कर लो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में पी, वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो वी कितना है पहले 200, तो 200 इंटू 200 अपॉन में, ठीक है, पावर कितना है 40, तो 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये 10 आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2 यानी कि ये 100 आ गया, 100 इंटू 10 1000, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई आर की वैल्यू ओम, ठीक है। अब इस आर का इस्तेमाल आपको क्या करना है? आपको इसमें इस्तेमाल कर लेना आर के लिए। तो आर इजिकल टू अगेन फॉर्मूला वही होता है वी स्क्वायर अपॉन में पी, वी स्क्वायर अपॉन में पी। तो वी की वैल्यू कितनी है इस बार? 100, तो 100 इंटू 100, ठीक है, 100 इंटू 100 हो गया, डिवाइडेड बाई पावर कितना है इस बार? पावर है सॉरी इस बार पावर फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है पी को यहाँ रखना पड़ेगा और आर को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर, तो पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? मैं इसको हटा के पी वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो वी की वैल्यू 100 इंटू 100 और आर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? कितना आया? 1000। तो 1000 लगाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आंसर आया 10, यानी कि 10 वॉट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करो 10 वॉट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में भी सॉल्व करना हो तो आसानी से। ये एक क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इन 11 क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर द करंट थ्रू द 6 ओम रेसिस्टेंस इज। बच्चों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। जब कभी भी ऐसा डायग्राम आए ना तो काम कर लेना। क्या काम कर लोगे पता है आपको? आप ये काम कर लेना इसमें कि जब भी ऐसा हो तो आप ये जो 8 ओम है ना, इस 8 ओम का इससे डिवाइड करो 20 से, तो 8/20 एक तरफ लिख दो इक्वल के 8/20, ठीक है, और बराबर डालो। और फिर ये जो 4 है ना 4, इस 4 का डिवाइड 10 से करो और उसकी तरफ लिख दो 4 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करो, काट पीट करो, 0 है ना, 2 10 से 20, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि दोनों तरफ 2/5 इधर भी और 2/5 इधर। अगर ऐसा हो गया, अगर ये रेशियो सेम आ गया, रेशियो सेम आते ही जो 6 ओम, जो बीच में जो रेसिस्टर है ना, बीच में रेसिस्टर जिसको मैं स्क्वायर से दिखा रहा हूँ, बीच में 6 ओम का, इसमें करंट की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी, ध्यान रखना। करंट कितना हो जाएगा? 0। सो आंसर देखो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन द फॉलोइंग फिगर द करंट इन द 6 ओम रेसिस्टर। करंट 6 ओम में कितना होगा? आंसर होगा करंट बराबर 0। तो इसका इस्तेमाल करना है आपको, ये रेशियो सेम करके देखने हैं। 8 ओम का डिवाइड कर देना 20 से, 4 का डिवाइड कर देना 10 से। जब रेशियो सेम हो जाए तो करंट की वैल्यू 0, और सेम ही होगा जब कभी वैसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये ट्रिकी ज़्यादा उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन को करते नहीं है, ठीक है, आसानी से। तो आंसर विल बी 0, तो 0 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर। फिगर में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए नीचे गया है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम। फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है बच्चों, आपने क्लास 10th के मैग्नेट चैप्टर पढ़ा होगा। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से लगाते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों देखो इसका इस्तेमाल करें ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन नीचे है तो जाहिर बात है करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी। करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर होगी। तो याद रखना अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, यानी लेफ्ट हैंड रूल के 3 फिंगर, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों परपेंडिकुलर हो। और स्ट्रेच करने के बाद क्या करना है, जो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, उधर अपने 4 फिंगर को इंडिकेट कर देना, ठीक है, और जिधर करंट है उधर मिडिल फिंगर को कर लेना। अब बताओ थंब आपका किधर की तरफ क्या नाम है वो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली थंब आपका स्क्रीन के इनवर्ड अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा होगा, तो थंब इनवर्ड जाते हुए दिख रहा है, इसलिए आंसर भी इनवर्ड या इनटू द पेज ऑप्शन में हो जाएगा। देखो इनटू द पेज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम लॉन्ग वायर कैरिंग करंट इज 0.4 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज 2r, भाई r से 2r हुआ, अगर r डिस्टेंस है मैग्नेट से तो 0.4 टेस्ला है। अगर डबल हो जाएगा 2r तो क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है, आप सबको अच्छी तरह से पता है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, यानी कि अगर r डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, r डबल हो रहा है देखना है, ठीक है, डबल हो रहा है तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी 0.4 को 2 से डिवाइड कर दो, आधी
हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 0.2 टेस्ला। ऑप्शन में देखो 0.2 टेस्ला आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए एंड मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए रिलेटिव टू मीडियम बी। बच्चों इस तरह के जब क्वेश्चन है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके, तो याद रखना लाइट देखना, बस इतना देखना आपको कि ए से बी जा रही, बी से ए जा रही है। अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रही हो, देखो डेंसर कौन है, कैसे चेक करें सर, हमें कैसे पता डेंसर है कि रेयर है, मीडियम है, तो देखो मीडियम से लाइट गई, अब देखो लाइट जो मीडियम ए में जो लाइट है ना उसकी एक्चुअल पाथ ड्रॉ कर लो आगे। तो भाई अगर कुछ नहीं होता तो एक्चुअल पाथ लाइट की ये होती है, हाँ कि ना बताओ, ये होती है एक्चुअल पाथ। अब बताओ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, नॉर्मल से दूर भागी है, नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ है, नॉर्मल से दूर, ऑब्वियसली अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ गई है। अब नॉर्मल की तरफ गई है, इसका मतलब बच्चों ये डेंसर मीडियम बी जो है वो डेंसर है। जब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, ए के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के मुकाबले में, तो ये हमेशा लेस देन यूनिटी होगी। क्या होगी बेटा, लेस देन यूनिटी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए हमेशा कम होगी, जाहिर सी बात है, उसकी उसमें ज्यादा डेंसर नहीं, रेयर मीडियम है, सपोज ये 2 है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो 2 4 यानी 1/2, और 1/2 आप सबको पता है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसलिए हमेशा लेस देन, यूनिटी मतलब होता है बच्चों 1। तो कभी भी इस तरह से याद रखना, आप चाहो तो इसको आप रट लो कि जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो लेस देन यूनिटी लगाना, और डेंसर से रेयर जाएगी तो डेंसर टू रेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो मोर देन यूनिटी होता है, इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 15 पे आते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस बाय पावर, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, पावर इज इक्वल टू होता है 100/f। बच्चों वैसे तो आपको पता है 1/f होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो आपको 100/f लगाना है, और 100 अपॉन में f की वैल्यू 10 कट के आएगा 10, यानी कि सर आंसर आ जाएगा 10 डायोप्टर इज द राइट आंसर। 10 डायोप्टर ऑप्शन में दिख रहा है आपको, यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन में 10 डायोप्टर, और 10 डायोप्टर वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर, a beam of light is incident through the holes on side A and emerges out of the holes on the other face of the box as shown in figure, the object inside the box is, बॉक्स के अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है पता नहीं, उसको देखना पड़ेगा। देखो इसमें आप एक लेंस डाल दो, लेंस मतलब कनकेव लेंस, जाहिर सी बात है कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो आप कन्वेक्स डालो, कन्वेक्स डालोगे तो ध्यान से देखो ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये लाइट गई ऐसे, ये लाइट गई ऐसे, ठीक है, ये लाइट गई, देखो आपको जो लाइट वन है, लाइट वन देखो यहाँ दिख रही है, राइट, इसका मतलब है कि कन्वर्ज हो रही है लाइट, ठीक है, 4 नीचे दिख रही है, इसका मतलब लाइट कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब अंदर कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग आपको पता है कन्वेक्स लेंस होता है, तो आंसर विल बी कन्वेक्स। कन्वेक्स कहाँ पर देखो, कहाँ पे कन्वेक्स लेंस, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 अब हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कौन सा है, तो याद रखना है बच्चों, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए जो होता है वो नॉर्मली एनारोबिक एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन, इनका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, जेल इज द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जाहिर सी बात है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो जेल में होता है बच्चों वो होता है लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड। डिस्पर्स फेज कौन होता है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम कौन होता है, सॉलिड होता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन 19, बटर इज एन एग्जाम्पल। बटर किसका एग्जाम्पल बच्चों, ये सब ये भी डायरेक्ट देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो है क्वेश्चन नंबर 18 आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन 19 है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस पे एन लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। आंसर होगा फॉर्म, चैप्टर 2 9th क्लास, चैप्टर 2 में चले जाना साइंस में, आपको एक टेबल मिलेगा कोलॉइड का, उसमें दे रखा है बटर के बारे में और ये सब के बारे में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। आते क्वेश्चन में 20, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन विच पीएच जिसकी कितनी होगी तो एसिड रेन कराए, जाहिर बात है जिसकी पीएच लेस देन 5.6 हो जाएगा वो एसिड रेन कहलाएगा, 5.6 पीएच से कम जिसकी। अच्छा बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या लिखेंगे, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल, जेल का एग्जाम्पल है बटर हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन कब होता है, जाहिर सी बात है जब बारिश का पानी किससे नीचे हो तो एसिड रेन कहलाता है। आप बताइए, आपने ये केमिस्ट्री में चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 10 में पढ़ा होगा, एसिड रेन किससे पीएच कम होना, तो एसिड रेन का पीएच बच्चों लेस देन 5.6 होता है बेसिकली, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 का। 21 क्या, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 4 to 1 देन द चेंज इन हाइड्रोजन आयन। बच्चों 4 to 1 में कितने का चेंज आ रहा है बताना, डिफरेंस 3 का, तो 10 की पावर 3 करो कितना आ रहा है 1000। वैसे इसके पीछे कॉन्सेप्ट पे पूरा, पर डायरेक्ट कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लगा लो, जितने का चेंज आएगा 10 की पावर उतना कर देना और वो आंसर, तो 10 की पावर 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1000, आंसर 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन में 22 का आंसर क्या है, द मास ऑफ 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। मास मोल दे रखा है, मास पूछ रहा है, मास निकालने के लिए बेटा डायरेक्ट मोल का मल्टीप्लाई, जो मोल है ना उसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास से करो। जो मॉलिक्यूलर मास है बच्चों वो नाइट्रोजन गैस का कितना होता है बताओ, तो 0.4 इंटू मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस होता है N2, एक नाइट्रोजन का है 14, 2 का हो जाएगा 28, 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 इंटू में 0.4 तो 4 का मल्टीप्लाई करो 2, ठीक है, ये 1 यानी कि 11.2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 11.2 ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्वेश्चन 23 है, द पीएच एट विच टूथ डीके स्टार्ट्स। टूथ डीके जो स्टार्ट होता है वो किस पीएच पे स्टार्ट होता है आप बताइए।
वो जो 2-3 के जो स्टार्ट होता है वो 5.5 से नीचे पे, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैसे मोल कॉन्सेप्ट कट गया बच्चों, क्वेश्चन 22 जो था वो मोल कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं, बट आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, पढ़ के जाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 24, आंट स्टिंग हैज विच एसिड, जाहिर बात है फॉर्मिक एसिड होता है जिसका दूसरा नाम है मिथेनोइक, तो बेटा फॉर्मिक एसिड भी याद रखो और मिथेनोइक एसिड भी याद रखो। और याद करो चैप्टर 2 क्लास 10 केमिस्ट्री में एसिड बेस में आपको एक लिस्ट याद करवाई होगी टीचर्स ने, नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में एसिड बेस का मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो वो लिस्ट याद करिएगा कि टार्टरिक एसिड का एग्जांपल, एसिटिक एसिड कहाँ पर है, एसिटिक एसिड कहाँ पर है, फॉर्मिक एसिड कहाँ पर है, ठीक है। एसिटिक इस तरह के जितने जो ऐसे लैक्टिक एसिड है तो ये कहाँ, इसके सोर्स क्या क्या है, तो वो याद कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन में 25 पे आ जाता है, क्वेश्चन में 25 पे चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 4 कार्बन चैप्टर है क्लास 10th में, आप उसमें जो इथेनोइक एसिड है यानी कि जो एसिटिक एसिड है उसके रिएक्शन को देख लेना, तो उसके रिएक्शन में सेकंड रिएक्शन आप देखना, इसमें है इथेनॉल को इथेनोइक एसिड नहीं, ये आपको मिलेगा उसमें इथेनॉल में, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन से रिलेटेड है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन आंसर हो जाएगा। इथेनॉल में एक ऑक्सीजन होता है और इथेनोइक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन लाने के लिए जाहिर बात है ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और याद रखना इसमें जो इस्तेमाल होते हैं वो KMnO4 या K2Cr2O7 कैटलिस्ट का ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, K2Cr2O7, ये याद रखिए। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या डालते हैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आते हैं क्वेश्चन में 26 पे। When ethanol is heated at 443 Kelvin, then excess concentrated sulfuric acid, the product formed will be, जाहिर बात है ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। When ethanol is heated, जब इथेनॉल हीट करते हैं 443 केल्विन पे तो क्या होता है, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन बच्चों बनती है इथीन, क्या बनते हैं प्रोडक्ट में, इथीन और वाटर, तो इसमें वाटर तो है नहीं ऑप्शन में, तो इथीन आंसर, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का, तो उसको यानी कि आप देख रहे हो 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी पढ़ो, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो इसके सपोर्टिंग बुक्स है सपोर्टिंग बुक्स वगैरह देख लो अच्छे से, और आप 75 to 80% एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इसमें। अब आ जाइए क्वेश्चन में 27, हाँ लेवल थोड़ा अच्छा रहता है बट ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं। द कैटलिस्ट विच लीड्स टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी सेम चैप्टर 4 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 क्लास 10th में आपको मिल जाएगा, ये सेम टू सेम रिएक्शन। द कैटलिस्ट विच लीड्स टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन कहते हैं, तो इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है पैलेडियम या फिर निकल भी इस्तेमाल हो सकता है बच्चों, तो निकल लगा होता है तो निकल आंसर होता है, और पैलेडियम है तो निकल पैलेडियम दोनों है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे आसान देखो, डिकम्पोजिशन तो हो नहीं सकता, बर्निंग मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो तो भी सही है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो तो भी सही है, या कंबशन हो तो भी सही है, कॉम्बिनेशन की जगह कंबशन हो तो भी सही है, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, डबल डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, तो ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन में 29 पे चलते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मार्बल का केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। 30 क्वेश्चन, विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, यार बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, कौन कौन से एलिमेंट है देख लो आप ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, तो कहाँ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 31 पे चलते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट होता है बेटा PB, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी, डायरेक्ट आप चैप्टर 1 उठा के देख लो, उसमें रिएक्शन दे रखा बीच में, PbNO3 का होल ट्वाइस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देख लेना, जब ये टूटेगा ना तो 3 चीज़ें बनती है, एक तो PbO बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस O2 बनते हैं, 3 चीज़ें बनती है, तो ये प्रोडक्ट देख लो कहाँ पर है, ये प्रोडक्ट है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, बच्चों याद रखना है अच्छे रिएक्शंस होते हैं। तो लेड क्या क्या बना, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड टू प्रिवेंट, जाहिर सी बात ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, नाम ही है एंटी ऑक्सीडेंट, तो एंटी मतलब रोकना, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन को रोकने के लिए, तो जाहिर बात है एंटी ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन इससे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जर्मीनियम, जाहिर बात है मेटलॉइड है, जर्मीनियम आर्सेनिक ये सब मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच फॉर्म द एनर्जी इज यूज्ड, ऑब्वियसली ये आपको ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं आपको कि AgBr जब ब्रेक होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन एकदम रिएक्शन सेम टू सेम गिवन है बच्चों, जो AgBr या AgCl ब्रेक होते हैं तो आपको पता है ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन से होता है, और फोटोलाइटिक में लाइट का इस्तेमाल होता है एनर्जी के तौर पे, सनलाइट का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको याद रखना है कि इसका एक एप्लीकेशन भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल एसेंशियल टू लाइफ एक्सेप्ट, नाइट्रोजन किसका पार्ट नहीं, किस इसमें से कौन है जो नाइट्रोजन का नहीं बना हुआ है, आंसर है कार्बोहाइड्रेट, याद रखना बेटा, न्यूक्लिक एसिड बना है, विटामिन बना है, प्रोटीन बना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना हुआ है। तो नेक्स्ट है द इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल, इन्फॉर्मेशन सोर्स कौन है प्रोटीन सिंथेसिस का, आप सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यह है डीएनए आंसर। इफ अ पी प्लांट विद ग्रीन राउंड सीड इज क्रॉस्ड विद येलो रिंकल्ड सीड, यानी कि राउंड ग्रीन को रिंकल्ड येलो से, अच्छा तो इसमें एक तो येलो जो कि डोमिनेंट है बेटा, और एक है राउंड जो कि डोमिनेंट है, तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो राउंड येलो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो डोमिनेंट होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन में वही दिखते हैं, तो राउंड येलो कौन हो गया हमारा, कहाँ पर राउंड येलो देख लो, येलो राउंड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना राउंड येलो अगर क्रॉस होते हैं तो राउंड येलो ही दिखते हैं। द सेल ऑफ कॉर्क हैव केमिकल कॉल्ड,
ये भी क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट एनसीईआरटी। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में इसमें क्या होगा, कॉर्क सेल में क्या होता है, ऑब्वियसली सुबेरिन, जो इम्परवियस होता है वाटर से, वाटर को लूज होने से बचाता है, सुबेरिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो सुबेरिन पाया जाता है, तो याद रखना है सुबेरिन, ठीक है। क्वेश्चन में 39 पे आते हैं, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेट, यार ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी, कितने सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जो ब्रायोफाइलम होते हैं, आप एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन में क्लास 10 में चले जाना, उसमें आपको सेकंड लास्ट पेज पे मिल जाएगा एक डायग्राम बना हुआ है, लीफ बड्स, पत्तों से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है ब्रायोफाइलम में, और यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हिस्सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्लास 9 टिश्यू सेल्स से है, सॉरी टिश्यू चैप्टर से है। टिश्यू चैप्टर में जब आप जाइलम फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ोगे, उसके कौन कौन से सेल्स होते हैं तो वहाँ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 41 पे आते हैं, ड्यूरिंग नाइट मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी अकरिंग द प्लांट, जाहिर बात है रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है प्लांट ज़्यादातर, तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट आंसर है। अच्छा ये भी एनसीईआरटी का इत्तेफाक सर, ये भी एनसीईआरटी का, देखो सारे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ एन लगा है बच्चों, देखो सारे एनसीईआरटी के, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, देखना कितने मिलेंगे। इन C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर इन, जाहिर बात है थैलोकाइट्स, ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको हट के थोड़ा क्वेश्चन हो, तो ऐसी क्वेश्चन के लिए आपको गाइड्स का इस्तेमाल करना है, अपना सपोर्टिंग बुक है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने सारी बुक के बारे में बताया, बुक्स कौन से आपको प्रेफर करने हैं, तो लास्ट वीडियो जो है मेरी देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में दे रखा लिंक उसका। 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैरीन फिश, कौन मैरीन फिश नहीं है बेटा, टूना मैरीन फिश है, क्लास 9 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास 9 आप चले जाना, 9 में लास्ट चैप्टर क्या है उसका कुछ तो लास्ट चैप्टर आपका इंप्रूवमेंट, उस चैप्टर में डायरेक्ट, तो मृगल नाम से एक मछली है जो कि मैरीन फिश नहीं है, ये जो है वो उसको क्या बोलते हैं, मीठे पानी की मछली है, जिसको हम उसमें क्या, एक तो मैरीन वाटर होता है और एक होता है हमारा रिवर वाटर, जिसको हम नॉर्मली उसको और कुछ तो बोलते हैं मैरीन, एक खारे पानी का जो की मछली होती है, एक मीठे पानी की मछली होती है, तो मृगल जो है वो मैरीन फिश नहीं है, बाकी सारे मैरीन फिश है, बॉम्बे डक हो गया, पर्ल स्पॉट हो गया, ठीक है ये सब मैरीन फिश नहीं है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, होमोलोगस, होमो मतलब होता है एक जैसा, लोगस मतलब स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जिसके स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग अलग ऑब्वियसली, तो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, कहाँ पे है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है, क्लियर ओके। चलिए उसके बाद आ जाइए, द एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन एंड नॉरड्रेनलिन हार्मोन, देखो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है उसका एक्शन जो होता है नॉर्मली हमेशा आप याद रखना सिनर्जेटिक, देखो अभी इसके लिए ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, और क्वेश्चन नंबर 44 भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, ये बेटा ये जो चैप्टर से क्वेश्चन है ना, जैसे ये जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको इवोल्यूशन, हेरिडिटी इवोल्यूशन क्लास 10 में बायो में चैप्टर है, जिसका वो पार्ट जो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन था ये सब कट चुका है, तो आप पुरानी एनसीईआरटी उठा के पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ द एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो होता है उसका एक्शन जो होता है नॉर्मली वो क्या है, तो वो है सिनर्जेटिक, सिनर्जेटिक याद रखना है, ये चीज़ ये याद रखने वाली बात है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट मेरे ख्याल से नहीं है क्वेश्चन। 46 है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द मलेरिया जापानीज एंसेफेलाइटिस, भाई मलेरिया और जापानीज एंसेफेलाइटिस दोनों ही आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, ये मॉस्किटो होते हैं, ये भी एनसीईआरटी क्लास 7th 8th में पढ़ाए जाते हैं, मॉस्किटो, ठीक है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, डायरेक्ट एनसीईआरटी, लो जी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एकदम वहीं से लाइन उठाया उन्होंने बिल्कुल बीच में से, इसलिए आप एनसीईआरटी रीड जरूर करो, डिटेल में रीड करो, आपकी तैयारी हो रही है, आप ये समझना टाइम वेस्ट हो रहा है, आप डिटेल में रीड करो, छोटे छोटे नोट्स बनाओ और आप देखना आपकी तैयारी हो रही है। सिनेप्स इसका आंसर हो जाएगा, सिनेप्स, ठीक है। लाइफ originated from simple inorganic substance was the finding of, life originated from simple inorganic substances was the finding of, जाहिर सी बात है लाइफ जो ओरिजिनेटिंग दिखाया था सबसे पहले मिलर एंड यूरो ने दिखाया था, तो मिलर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, मिलर एंड यूरो, आपने थ्योरी पढ़ी होगी कभी सुनी होगी ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। 49 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर इक्विलिब्रियम, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये वाला भी डायरेक्ट एनसीईआरटी था बच्चों, ये वाला भी डायरेक्ट एनसीईआरटी था, ये आपको येलो बॉक्स मिल जाएगा एनसीईआरटी में, क्लास 10th या 9th में है, और 49 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, आपको क्लास 10th में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में डायरेक्ट बताया गया क्वेश्चन कि पोस्चर मेंटेन कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, ये पोस्चर मेंटेन करता है, बैलेंसिंग मेंटेन करता है। क्वेश्चन 50 लास्ट क्वेश्चन साइंस का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज इट्स ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, यार मॉस्किटो से कौन सा जो जाहिर बात है कि इसमें कौन सा है जो मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी को वायरल डिजीज पैदा करता है, इसका आंसर है जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये तो मच्छर है, एड्स हो नहीं सकता, टाइफाइड हो नहीं सकता, स्लीपिंग सिकनेस हो नहीं सकता, सो लास्ट आंसर ये था। इस तरह से हमने जो साइंस थे, साइंस के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी इत्तेफाक से आपको एनसीईआरटी से ही है, अब आप मुझे बताइए आप लोग, विच पार्ट ऑफ द लाइफ ओरिजिनेटेड, ये भी एनसीईआरटी से था, क्वेश्चन 49। अब आप मुझे बताओ, देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई पूरे मतलब जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ, गिन के दिखाता हूँ 50 में से कितने डायरेक्ट एनसीईआरटी के हैं, मैं आपको गिनता हूँ, ठीक है, देख लेना आप एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्या नाम है, कॉम्पिटिशन के लिए। तो ये नहीं करें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, मतलब एनसीईआरटी के अलावा भी और बुक्स हैं तो उसको भी आप देखना, हेल्पिंग बुक में लास्ट वीडियो में बताया है। 1 2 मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 डायरेक्ट एनसीईआरटी, ठीक है, 6 7 ठीक है, 8 9 10 ठीक है, 11 12 13 ठीक है, 14 15 15 16 17 18 ठीक, 19 20 20 21 21 21 22, ये भी एनसीईआरटी से था, 22 ठीक है, 22 23 24 24 24 और ये भी एनसीईआरटी से था, 25 ठीक है, 25 उसके बाद आ जाइए 25 13 बेटा एनसीईआरटी में अभी है नहीं 10th में, 13 हो गए, 13 उसके बाद ये भी एनसीईआरटी फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
21 कितना था, 21, 22 ये भी एनसीईआरटी से था, 22 साउंड चैप्टर ये भी एनसीईआरटी से था, 23, 24, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड ये भी एनसीईआरटी से, 25 बेटा 25 क्वेश्चन अगर मैं 7 से ही जोड़ूँ तो मतलब टोटल 40 जो है, 7 अगर हटाओ 43 में से 25 ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से। अब आप परसेंटेज निकाल लो आराम से कि 25 43 में से 25 जो है वो सीधा सीधा आपको 62 65 70 टच करता हुआ परसेंटेज दिख रहा है, ये सीधा एनसीईआरटी से पूछ रहा है। तो अब बेटा एनसीईआरटी को तो बिल्कुल बेस बना के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर करना है तो। और टारगेट आपको जो कट ऑफ जाते हैं बच्चों वो 75 to 80 जाता है, ध्यान रखना। तो आपको टारगेट कम से कम 90 का लेके चलना है, 85 to 90, तब जाके आप 75 पे 76 पे या 75 से 80 के बीच में लाई करोगे। सो एमयू का कट ऑफ जो है वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको अगले दूसरे ईयर का मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो है सारी वीडियोस जितनी आएंगी टाइम टू टाइम सारे देख लेना, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन पक्का है। और चूंकि मैं एमयू से हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया इस बारे में, तो मैं थोड़ा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करिए जितना हो सके, पढ़ाई में टाइम दो बेटा। माना बोर्ड भी निकल गया है, पर बोर्ड के बाद भी ज़ाहिर बात आप कुछ हट के करने जा रहे हो तो कुछ हट के आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे होंगे बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।